इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यमन ने इजराइल में बड़ी स्ट्राइक कर दी है नेवातिम एयरबेस पे। ये नेवातिम एयरबेस वही है जिसको ईरान ने भी मारा था 1 अक्टूबर को। और चारों तरफ से जो घेरा जा रहा है, जिस तरीके से जो यमन, इराक, हिजबुल्ला और इधर हमास, ये लोग जिस तरह से घेर रहे हैं। नेतन्याहू ने जो कहा था कि हम 7 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक बात भूल गया। वो अगर 7 फ्रंट पे लड़ रहा है तो इसका मतलब है कि 7 फ्रंट उसको घेर भी सकते हैं। वो 7 फ्रंट क्या है? वो यमन है, गाजा है, वेस्ट बैंक है, वो लेबनान है, 4 हो गए, सीरिया 5, इराक 6, ईरान 7। अब इन 7 फ्रंटों में जो इस समय कोऑर्डिनेटेड अटैक इजराइल पे हो रहे हैं, जिसमें पैलेस्टाइन 2 मिसाइल जिसको 1 महीना पहले यमन ने इस्तेमाल किया था, सितंबर में, इनफैक्ट करीब 1.5 महीना हो रहा है, और सीधे तेल अवीव पे स्ट्राइक किया था और एक आईडीएफ सोल्जर जिसमें मारा गया था। और दुनिया में यह हुआ था कि अरे यमन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैसे आ गई। तो वो उसी यमन ने आज फिर पैलेस्टाइन 2 नाम की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो उसने उसको पैलेस्टाइन 2 नाम दिया है, और ये कहा जाता है कि जो खैबर मिसाइल्स हैं ईरान की, उनका मॉडिफाइड ये फॉर्म है। तो उससे नेवतीम एयरबेस पे मारा, और नेवतीम एयरबेस पे जैसे मैंने कहा 1 अक्टूबर को भी ईरान ने मारा। अब इसके पीछे देखिए क्या रणनीति है, क्यों रोज इराक मार रहा है। आज भी इराक ने 4 से 5 स्ट्राइक्स की हैं, और वो भी हाइफा और गोलन हाइट्स में कॉन्सेंट्रेटेड। तो इराक भी इसीलिए मार रहा है। और हिजबुल्ला ने भी, मैं बताऊंगा कि हिजबुल्ला ने किस तरह से स्ट्राइक्स की। मैंने नया चैनल शुरू किया, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब इस चैनल को आप जरूर फॉलो करिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2। तो देखिए अभी जो हिजबुल्ला ने जो मार की है, वो हिजबुल्ला ने नहारिया और क्रेयौत इलाकों में हिजबुल्ला ने मार की, और इनके वीडियोज आए हैं। दूसरी बात, जो इजरायली हेलीकॉप्टर पहली बार ऐसा लगा, हालांकि एक घटना पहले हुई थी सिसेरिया में, जो नेतन्याहू के घर में जो हिजबुल्ला ने मारा था, उसमें भी पूरा एक ड्रोन पूरा दिखाई पड़ता है वीडियो में कि एक ड्रोन हेलीकॉप्टर को क्रॉस करता है। तो आज क्या हुआ कि जो नहारिया पे मारा और जो क्रेयौत पे मारा, और जिसमें स्ट्राइक भी हुई, नुकसान भी इजराइल का हुआ, 2 लोग घायल भी हुए, वहां पर भी ऐसा दिखाई पड़ा कि अब इस बार हेलीकॉप्टर्स चेस कर रहे हैं, और वो जो ड्रोन्स हैं वो हेलीकॉप्टर्स के पास से गुजर जा रहे हैं। पहले दिखाया हेलीकॉप्टर्स चेस कर रहे हैं, फिर वो पास से गुजर जा रहे हैं। तो ये जो देखिए ये जो प्रिसिशन है, इस प्रिसिशन को देखते हुए ये ऐसा लग रहा है कि पूरी जो प्लानिंग है हिजबुल्ला की, इराक की और यमन की, कि इजराइल पे इतना मारो कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है, जो उसका डिफेंस सिस्टम भी तो मिसाइल्स पे डिपेंडेंट है ना, कि जो पेट्रियट सिस्टम है, एरो स्लिंग है, और डेविड स्लिंग है, एरो सिस्टम है, और उसके साथ साथ जो अमेरिका का थर्ड सिस्टम आया है, तो ये डिप्लीट हो जाए। इसकी ये जो रॉकेट्स हैं इनके पास, जो डिफेंड करते हैं, जो इंटरसेप्ट करते हैं, वो बिल्कुल डिप्लीट हो जाए, कम हो जाए, ताकि जब ईरान मारे तो ईरान के लिए एक कहीं ना कहीं खुला मैदान हो, कि जो इजराइल है उस तरह से काउंटर ही नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, ईरान के पास वो उस तरह के वेपन्स हैं कि नहीं, क्या स्ट्रैटेजी है, ईरान कब स्ट्राइक करेगा। देखिए इन सारी चीजों का मैं जवाब आपको देता हूं। ईरान की जो स्ट्राइक है वो 20 जनवरी को जो ट्रंप अपनी शपथ लेने वाले हैं, ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रंप जीत तो गए लेकिन शपथ अभी वो नहीं ले सकते 20 जनवरी तक, तब तक बाइडेन का ही एडमिनिस्ट्रेशन है। अब या तो बाइडेन ये कोशिश करेगा कि क्योंकि प्रो पैलेस्टीनियन वोटर लास्ट में ट्रंप की तरफ चले गए, तो वो ये कोशिश करेगा कि कुछ सीज फायर करा दे ताकि ट्रंप को फायदा ना हो, और ट्रंप ने जो नेतन्याहू से वायदे किए थे उसको लेके ट्रंप बहुत ज्यादा जूविश लॉबी में और पॉपुलर ना हो जाए। जबकि सच्चाई ये है कि जूस ने भी ट्रंप को वोट किया, मुस्लिम्स ने, बहुत एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी को करता था, उसने भी ट्रंप को किया नाराजगी में कि कमला हैरिस और बाइडेन की जो सरकार है उसका लिबरल फेस है, लेकिन उसने नरसंहार होने दिया और ड्रामा करता रहा 1 साल तक सीज फायर का, सारी चीजें की, मतलब सारी हद पार। तो लोगों को हिपोक्रेसी नहीं अच्छी लगती। तुम हो अगर शैतान हो तो खुल के कहो, जैसे ट्रंप है खुल के कहता है,
लेकिन मजेदार बात यह है कि वो जो शैतान खुल के कहता है, जब उसको ये लगा कि अरे मेरे पास तो जो प्रो पैलेस्टीनियन वोटर्स भी मेरे पास आया और उन्होंने ही डिफरेंस जो 2.5% का डिफरेंस है, ट्रंप के 50.5% है और कमला हैरिस के 47.9 है, तो आप देखिए ऑलमोस्ट 2.5% का डिफरेंस है केवल। अब ये जो 2.5-3% के जो वोट लास्ट में ट्रंप की तरफ घूमे हैं वो कमला हैरिस के वोट्स थे, और कमला हैरिस को अगर मिल जाते तो आज वही स्थिति कमला हैरिस की होती, ट्रंप नीचे होता। तो एक जन दबाव भी ट्रंप के ऊपर है, एक जन दबाव होता है। जो भी राजनीति में जितना भी वो शातिर हो, जितना भी वो मतलब क्या कहा जाए शैतान, मतलब जैसे यहीं की सरकार है उसका एक एंटी मुस्लिम एजेंडा क्लियर है, लेकिन वो उस एंटी मुस्लिम एजेंडे को यहां तक नहीं ला सकती कि फिलिस्तीन का विरोध करे, क्योंकि वहां पर विदेश नीति पूरी एक उसमें दांव पे लग जाएगी। वहां पर जो अगर ईरान से आपने तेल नहीं लिया तो आप हिंदुस्तान में 300-400 लीटर जो है तेल की कीमत हो जाएगी। तो आपको ईरान और रशिया से भी बना के रखना है, और ईरान और रशिया पूरी तरीके से इस समय एंटी अमेरिकन कैंप पे हैं, बल्कि पूरा एक विश्व युद्ध जैसी स्थिति है, और कम से कम मिडिल ईस्ट में तो युद्ध शुरू ही हो गया है, और ये एक पूर्व पीठिका है, सब लोग जानते हैं। तो ये जो देखिए बात है कि राजनीति आइडियोलॉजी पे ट्रायम्फ कर जाती है, राजनीति विचारधारा से आगे बढ़ जाती है। तो वही चीज हो रही है कि ट्रंप को ये, अब ट्रंप के हाथ इसलिए बंधे क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि अगर हमने अभी स्ट्राइक्स कर दी, या मतलब हम जब सत्ता में आए तो हमने इजराइल को ज्यादा फ्री हैंड दे दिया, या अभी से ऐसा इंप्रेशन दिया कि हम इजराइल को ज्यादा फ्री हैंड दे रहे हैं, तो उससे समस्या ये होगी कि जो हमारा बेस है अगर वो इस समय छिटक गया, इलेक्शन हो गया है फिर भी, और इलेक्शन में देखिए सेनेट पे भी रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा हुआ है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बात यहां तक नहीं जाती है, बात यहां तक जाती है कि जो सपोर्ट बेस है वो बना रहे, क्योंकि बीच में बाइडेन कुछ भी खेल कर सकता है। अभी उन लोग के पास कुछ हथकंडे हैं, जैसे जैसे कहीं ना कहीं ये भी हथकंडा है कि जो केसेस ट्रंप के ऊपर हैं वो उनमें कुछ खेल कर दे, डिले कर दे, 20 जनवरी को उनको उसको सत्ता में ना आने दे। अब देखिए अमेरिका की राजनीति कैसे गाजा और लेबनान के इर्द गिर्द घूम रही है, पूरी राजनीति अमेरिका की गाजा और लेबनान के इर्द गिर्द घूम रही है पूरी। और आज सबसे चौंका देने वाली बात जो आपको बताएंगे हम, कि जो रॉबर्ट एफ कैनेडी हैं, जो जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट 1960-1963 तक थे, जिनका असैसिनेशन हुआ था और मोसाद का हाथ था उस असैसिनेशन में, और वो सबसे प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट माने जाते हैं अमेरिका के ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और जॉन एफ कैनेडी के डायरेक्ट डिसेंडेंट रॉबर्ट कैनेडी हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, लेकिन लास्ट में वो ट्रंप के साथ आ गए। तो रॉबर्ट एफ कैनेडी ने एक जॉन टकर कार्लसन है। अब ये टकर कार्लसन कौन है? ये एक बड़ा सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, मीडिया पर्सनालिटी, जिसने प्यूटिन का इंटरव्यू लिया है, और प्यूटिन का बड़ा लंबा इंटरव्यू लिया था, और उसके बाद उसको जब मतलब काफी मशहूर है वो, उसके एक्स हैंडल में, उसका शायद यूट्यूब हैंडल भी है, नहीं तो उसके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उसको रॉबर्ट एफ कैनेडी ने टकर कार्लसन को एक इंटरव्यू दिया, अभी आज की बात है, और उस इंटरव्यू में उसने कह दिया कि ट्रंप सीरिया से ट्रूप्स वापस ला सकता है। आप बताइए, और जब ट्रंप सीरिया से ट्रूप्स वापस ला सकता है तो इसका मतलब, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाएगा, लेकिन अगर संभावना भी इसकी है कि सीरिया से वो ट्रूप्स वापस लाएगा, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा मैसेज है। और रॉबर्ट कैनेडी ने ऐसे ही तो नहीं कहा होगा, ट्रंप उसको डिनाई भी कर सकता होगा। और ये वही ट्रंप है जो कहता था, जब नेतन्याहू जब गया था यूएसए, तो ट्रंप कहता था कि ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए, हम नेतन्याहू को खुली छूट देंगे, हम नहीं जीतेंगे तो इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें। तो लेकिन देखिए शिफ्ट, देखिए जो शिफ्ट हुआ है वो बड़ा डिसाइसिव हुआ है, और इस चीज में देखिए, इस चीज को रेजिस्टेंस भी समझ रहा है, इस चीज को ईरान भी समझ रहा है, और इसीलिए रेजिस्टेंस की पूरी टैक्टिक्स इस समय है कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा उसके वेपन सिस्टम को, उसके एयरफोर्स बेसिस को स्ट्राइक करिए, मतलब स्ट्राइक करो, और उसके साथ साथ जो उसके जो डिफेंस मिसाइल्स हैं उसके जो भंडार को ज्यादा कम करो। तो इस राजनीति में देखिए, अब अमेरिका में क्योंकि ट्रांजिशन है, तो इस राजनीति में इसके पास कोई
कोई और स्थिति नहीं है, मतलब अमेरिका से उसको कुछ मदद और मिल जाए इस तरह की स्थिति नहीं, बल्कि बाइडेन बैकफुट पे है क्योंकि उसका सपोर्ट बेस खिसक गया है डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। तो अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो पूरी घटनाएं घटी उसमें ये एलिमेंट प्रमुख रहा। हिजबुल्लाह ने भी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लेबनान में अंदर घुसने से इजरायली फोर्स को रोक दिया है, तो अब वो कंसंट्रेट कर रहा है कि इजराइल के अंदर वो मारे। अब सोचिए, नेवतीम बेस जिस पे यमन ने मारा और उसी के आसपास, मतलब उससे थोड़ी दूर पे नहारिया है जहां पर हिजबुल्लाह ने मारा, क्रेओट है, इस तरह। तो वो आप सोच लीजिए कि सेंट्रल इजराइल में है, नेजेव डेजर्ट के पास, जहां इजराइल के बड़े भंडार हैं, जहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी इजराइल की है। और ईरान ने 1 अक्टूबर में को ईरान वहां तक पहुंच गया था। तो ये जो देखिए सारी स्थिति है, इनको लेके एक बड़ी पिक्चर जो सामने आ रही है वो यही आ रही है। हमास ने आज देखिए 2 बड़े एक्शंस किए। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ट्यूबस में किया, ट्यूबस में एक घर को घेर लिया था और उसको बाहर से, मतलब आईडीएफ ने घेर लिया था, और आईडीएफ ने जो घेरा बनाया था उसके बाहर एक घेरा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बना दिया। और उसके बाद जो है वहां कई घंटे गोलियां चली, और जो काम करने गए थे, वो एक फाइटर को उठाने गए थे, उसको वो नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए जेनिन में एक कम से कम 2 घंटा मशीन गनों से लड़ाई हुई, उसमें इजराइल पीछे हटा। इधर ये सब वेस्ट बैंक में, इधर तुलकरेम में भी कई घंटे लड़ाई चली, इस बार पीछे हटा। कोई भी तुलकरेम का फाइटर मारा नहीं गया इजरायली, बल्कि 6 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए। और जो वहां पर घटना हुई है, जो अल खंदिजर में, अल खंदिजर जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, और जबलिया और बेतलैया जहां कत्लेआम हो रहा है, जहां आज भी कम से कम 40 से ऊपर फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए, वो लगातार इजराइल कर रहा है। तो वहां पर जो लेकिन उसी के बगल में ऐसा, मतलब आप जो वीडियो आया है कि वो टैंक जा रहा है और आगे एक टैंक को आगे एक ट्रक टो कर रहा है, ट्रक गुजर जाती है, टैंक जैसे ही आता है जो टो हो रहा है वो पूरा ब्लास्ट होता है। और आप सोचिए कि किसी, मतलब उस पूरे सिनारियो में कहीं से भी कोई इजरायली आईडीएफ की फोर्सेस, जो सैपर्स और माइनर्स होते हैं, जो आगे देख के चलते हैं कि कोई माइंस तो नहीं बिछी है, वो पूरी तरह से नदारत थे। ये दिखा रहा है आईडीएफ के अंदर की क्राइसिस क्या है और किस तरीके से पूरी नेतन्याहू बैकफुट पे है। धन्यवाद सर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।